गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग पेज नंबर 70 से शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान देंगे। पेज नंबर 17 में कुछ सजेशंस दिए गए हैं ऊपर में। चेक योर प्रोग्रेस। आप अपने प्रोग्रेस को भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक एक करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके अपना अपना अटेंडेंस बना लें, ठीक है। पेज नंबर 17 ध्यान देंगे। Here are some suggestions to strengthen world democracy। यहाँ पर कुछ सजेशंस दिए गए हैं ताकि वर्ल्ड डेमोक्रेसी को और भी ज़्यादा मजबूत बनाया जाए। डू यू सपोर्ट दीज चेंजेस? क्या आप इन बदलाव को सपोर्ट करते हैं? आर दीज चेंजेस लाइकली टू हैपन? क्या ये बदलाव आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? गिव योर रीजन्स फॉर ईच ऑफ दीज। इनके लिए आपको आंसर देना है। पहला है, मोर नेशंस शुड बिकम परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। यानी कि अधिकांश देशों को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहिए। नेक्स्ट, यूएन जनरल असेंबली शुड बिकम लाइक अ वर्ल्ड पार्लियामेंट विद रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ईच कंट्री इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। यूएन जनरल के जो असेंबली के लोग हैं वह एक तरह से वर्ल्ड पार्लियामेंट के तौर पे बन चुका है, विद रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ईच कंट्री इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। यानी कि और जिस देश के व्यक्ति को रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है वर्ल्ड पार्लियामेंट में, उसको पॉपुलेशन के अनुसार उस पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन रखा गया है। These representatives should elect a world government। ये रिप्रेजेंटेटिव्स वर्ल्ड गवर्नमेंट को चुन सकते हैं। इंडिविजुअल कंट्रीज शुड नॉट हैव आर्मीज। जो इंडिविजुअल कंट्रीज होता है उसमें कोई आर्मीज नहीं होगा। The UN should maintain task forces to bring about peace in case of conflict between nations। और अगर दो देशों के बीच लड़ाई या किसी भी प्रकार की विवाद शुरू होती है तो UN जो है टास्क फोर्स का गठन करेगा। A UN president should be elected directly by all the people of the world। और UN का जो प्रेसिडेंट होगा वह पूरे इंटायरली वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसके द्वारा चुना जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से अगर करें तो हम लोग वर्ल्ड डेमोक्रेसी जो है मान सकते हैं, वर्ल्ड डेमोक्रेसी हम लोग अपना सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा कार्टून दिया गया है, ध्यान देंगे इस पे। द कार्टून कैक्टस ऑफ डेमोक्रेसी वॉज पब्लिश्ड इन 2004। यह 2004 ईस्वी की बात है कि डेमोक्रेसी को जो है एक तरह से कैक्टस बनाया गया है। What does the cactus look like here? यहाँ कैक्टस किसकी तरह दिखता है? It looks like if the statue of liberty. Who is gifting it? कौन इसे गिफ्ट कर रहा है? And to whom? और किसे? What is the message? यहाँ पर ये गिफ्ट किया जा रहा है किसके द्वारा? तो अमेरिका जो है इराक को यहाँ पर गिफ्ट दे रहा है कि आप इसको जो है ले जाइए, ठीक है। और ये चूँकि कैक्टस है, चारों तरफ कांटा है, तो क्या होगा अगर इसको देगा तो ये चुभ जाएगा इसको, ठीक है। अब आइए डेमोक्रेसी प्रमोशन। टेक अ क्लोज लुक एट द 2 कार्टून्स ऑन दिस एंड ऑन द नेक्स्ट पेज। इस कार्टून को देखिए और पीछे जो दिया गया है उस कार्टून को भी आप देख सकते हैं। These cartoons raise a fundamental question related to global democracy। ये कार्टून्स ग्लोबल डेमोक्रेसी के फंडामेंटल क्वेश्चन को अराइज करते हैं। Recently, many powerful countries in the world, particularly the United States of America, have taken on the task of democracy promotion in the rest of the world। अगर आप पिछले हाल फिलहाल की बात करें तो
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने डेमोक्रेसी को प्रमोट किया है, नॉट ओनली इन USA बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। दे से दैट प्रोपेगेटिंग द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट इनफ। अमेरिका वाले ऐसा कहते हैं कि डेमोक्रेसी के वैल्यू को प्रोपेगेट करना, यानी कि अफवाह फैलाना, ठीक है, यह अच्छी बात नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। Existing democracies should directly intervene in countries that are not democratic to establish country there, democracy there। यानी कि अभी जो डेमोक्रेसी विद्यमान है should directly intervene in countries, उसे कंट्रीज में डायरेक्टली जो है शामिल करना चाहिए, that are non democratic to establish democracy there। यानी कि वैसे देश जो नॉन डेमोक्रेटिक है उसको डेमोक्रेसी की राह पर लानी चाहिए। इन सम केसेस पावरफुल कंट्रीज हैव लॉन्च्ड आर्म्ड अटैक ऑन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। कुछ केसेस में अगर आप देखें तो आप यह पाएंगे कि जितने भी पावरफुल कंट्रीज जो होते हैं वो अपने आसपास के जो छोटे देश होते हैं उस पर अटैक भी करते हैं और उनके साथ युद्ध की स्थिति भी बन जाती है। दिस इज़ वॉट सुष्मिता वॉज टॉकिंग अबाउट, और यह इसी के बारे में सुष्मिता पीछे बोल रही थी। लेट अस सी व्हाट हैपेंड इन इराक। आइए इराक में क्या हुआ इसके बारे में जानें। इराक इज़ अ कंट्री इन वेस्टर्न एशिया। एशिया के पश्चिम में इराक एक छोटा सा देश है। इट बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1932। 1932 ईस्वी में यह अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ। 3 decades later there was a series of coups by military officers। 3 दशक पहले आज से सेना को और ऑफिसर्स को, मिलिट्री ऑफिसर्स को जमा कर दिया गया वहाँ। सिंस 1968 it was ruled by Arab Socialist Baath Party। The Arabic word Baath means Renaissance, ठीक है। और 1968 से इराक में अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी की सरकार जो है चलती आ रही थी। सद्दाम हुसैन, a leading Baath party leader, played a key role in the 1968 coup that brought the party to power। सद्दाम हुसैन, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, इन्होंने बाथ पार्टी को लीड किया। उसी पार्टी के एक जाने माने लीडर थे। दिस गवर्नमेंट abolished traditional Islamic law and gave women the right to vote and several freedoms not granted to in other West Asian countries। इस गवर्नमेंट ने, यानी कि सद्दाम हुसैन की सरकार ने क्या किया कि ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉ में क्या था कि औरतों को वोट नहीं देना है, तो उस लॉ को ख़त्म कर दिया और सद्दाम हुसैन ने इराक में रहने वाली औरतों को भी, वहाँ की स्त्रियों को भी वोट देने का अधिकार दिया। एंड सेवरल फ्रीडम्स नॉट ग्रांटेड इन अदर वेस्टर्न एशियन कंट्रीज। और वैसे कुछ नियम कानून, वैसे फ्रीडम्स जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के औरतों को नहीं दी गई थी, इराक में सद्दाम हुसैन ने वहाँ की औरतों को दिया, वह आज़ादी दी, वह छूट दिया गया। आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इराक इन 1979, Saddam ran a dictatorial government and suppressed any dissent or opposition to his rule। यानी कि आफ्टर बिकमिंग, जब सद्दाम हुसैन 1979 ईस्वी में इराक के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बनाए गए, तो सद्दाम रैन अ डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट एंड सप्रेस्ड एनी डिसेंट और ऑपोजिशन टू हिज रूल। तो सद्दाम ने क्या किया कि एक तरह से डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट वहाँ पर लागू कर दिया और
कोई भी पार्टी, कोई भी अपोजिशन जो उसके खिलाफ खड़ा होता था उसको वो दबा देता था। He was known to have got a number of political opponents killed and persons of ethnic minorities massacred. उसने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया और यहाँ तक कि जो माइनॉरिटीज़ थे उनकी भी नृशंस रूप से हत्या करवा दी। The US and its allies like Britain alleged that Iraq possessed secret nuclear weapons and other weapons of mass destruction, which posed a big threat to the world. US यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स और इट्स एलाइज और उसके जो मित्र थे ब्रिटेन, ठीक है, इन दोनों ने आरोप लगाया कि इराक के पास सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन है और भी कई सारे ऐसे वेपन्स हैं जिससे वो मास किलिंग, मास डिस्ट्रक्शन करता है। विच पोज्ड अ बिग थ्रेट टू द वर्ल्ड, जो कि संसार के लिए बहुत खतरनाक है। बट व्हेन अ यूएन टीम वेंट टू इराक टू सर्च फॉर सच वेपन्स इट डिड नॉट फाइंड एनी। लेकिन जब यूनाइटेड नेशन की टीम वहाँ गई देखने के लिए कि वाकई में बात सही है या गलत है इस तरह के हथियार को ढूंढने के लिए, तो उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। Still the US and its allies invaded Iraq, occupied it and removed Saddam Hussein from power in 2003. फिर भी यूएस ने इराक पर आक्रमण किया, उसको अपने कब्जे में लिया और यहाँ तक कि सद्दाम हुसैन को डिक्टेटरशिप से हटा दिया गया 2003 ईस्वी में। The US installed an interim government of its preference. The war against Iraq was not authorized by the UN Security Council. यानी कि यूएस ने क्या किया कि इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ पर लागू नहीं किया और जो इराक के विरुद्ध जो वॉर हुआ था उसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा ऑथोराइज नहीं किया गया था। कोफी अन्नान, द यूएन सेक्रेटरी जनरल, सेड दैट द यूएस वॉर ऑन इराक वॉज इलीगल। कोफी अन्नान जो कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने कहा कि यूएस ने जो इराक पर वॉर किया वो कम्प्लीटली इलीगल था, पूरी तरह से अवैध था। दिस एग्जाम्पल ऑफ इराक रेजेस सम बेसिक क्वेश्चंस दैट वी नीड टू थिंक अबाउट। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि हमें इराक के बारे में कुछ जानने के लिए मजबूर करता है। आइए, इज़ दिस द राइट वे टू प्रमोट डेमोक्रेसी? क्या डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का यह सही तरीका था? शुड अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेज अ वॉर एंड इन्वेड अदर कंट्रीज फॉर इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी देयर? क्या किसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री को यह छूट या आज़ादी दी गई है कि किसी दूसरे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री पर या किसी दूसरे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री पर वो आक्रमण करे और वहाँ भी डेमोक्रेसी को लागू करने की बात करे? क्या ऐसी आज़ादी दी गई है किसी दूसरे देश को? डज एक्सटर्नल हेल्प वर्क इन एवरी केस? क्या एक्सटर्नल हेल्प हर एक केस में काम करता है? और डज इट वर्क ओनली व्हेन द पीपल ऑफ अ नेशन आर एक्टिवली इंगेज्ड इन अ स्ट्रगल टू मेक देयर सोसाइटीज डेमोक्रेटिक? या यह तब काम करता है जब एक देश के लोग पूरी तरह से संघर्ष में शामिल होते हैं डेमोक्रेसी के लिए। Even if external intervention leads to the establishment of democracy in a country, would it last long? अगर कोई बाहरी रूप से जैसे यूएसए ने इराक के साथ किया, उसने बाहरी तौर पर आक्रमण किया और इराक के गवर्नमेंट से कहा कि यहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना करो, तो क्या ये अच्छा है और यह कब तक चल सकता है? Would it enjoy the support of its citizens? तो क्या उस देश को सिटीजन्स का
सपोर्ट मिलना चाहिए। फाइनली, इज द यूज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टू गिफ्ट democracy to the people in keeping with the spirit of democracy? Think about these questions in the light of all that we have learned in this chapter. Finally, अगर पूरी अंततः देखा जाए तो एक्सटर्नल फोर्स का जो यूज़ किया गया वहाँ के लोगों को डेमोक्रेसी देने के लिए, यह डेमोक्रेसी के नियम के विपरीत है, खिलाफ है। हेल्पिंग डेमोक्रेसी वॉज एक कार्टून है छोटा सा। कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द डिबेट रिलेटेड टू इराक विद इन द यूएस एंड द यूके। इराक और यूएस यूके में क्या हुआ था, इसके बीच आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। What were the reasons originally offered for the Iraq invasion by the President of US and the Prime Minister of UK? यानी कि इराक पर आक्रमण करने के लिए US के प्रेसिडेंट ने और UK के प्राइम मिनिस्टर ने क्या रीज़न बताया। What were the reasons offered after the war? युद्ध के बाद कौन सा कारण जो है ऑफर किया गया। एक कार्टून दिया गया है, ध्यान से सुनेंगे। हेल्पिंग डेमोक्रेसी वॉज अ कमेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ यूएस फोर्सेस ड्यूरिंग द इलेक्शंस इन इराक। यहाँ पर डेमोक्रेसी को हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो यूएस ने जो इराक में किया, ठीक है, इसे हेल्पिंग डेमोक्रेसी कह सकते हैं। डू यू थिंक द कार्टून कैन अप्लाई टू मेनी अदर सिचुएशंस? क्या आपको लगता है कि यह कार्टून जो है दूसरे सिचुएशंस को भी रिप्रेजेंट करता है? आइडेंटिफाई सम एग्जांपल्स फ्रॉम दिस चैप्टर व्हिच दिस कार्टून कैन हेल्प अंडरस्टैंड। ठीक है, आप इस कार्टून को देख करके कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल नेक्स्ट डे आप लोग इस चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में। या आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो, सी यू द नेक्स्ट डे। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।